कर रहे हैं क्लास 9 सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू पुश a tin can into a water keeping its mouth upward when its mouth is kept downward towards the water। तो जो कैन होती है वाटर की कैन, जब उसको हम क्या करते हैं अपवर्ड करते हैं तो डिफिकल्ट क्यों होता है और डाउनवर्ड करने में डिफिकल्ट क्यों नहीं होता, क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें पता है व्हेन द टिन कैन इज पुश इनटू द वाटर कीपिंग इट्स माउथ अपवर्ड, जब हम पानी, जो टिन कैन है क्या होता है टिन कैन में, जब हम टिन कैन को पुश करते हैं तो वो उसके माउथ अपवर्ड हो तो इट डिस्प्लेस मोर वॉल्यूम। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसमें क्या होता है ज्यादा वॉल्यूम जाता है वाटर का, वाटर का क्या हो जाता है ज्यादा वॉल्यूम जाता है एंड देयरफॉर इट इज एक्सपीरियंस मोर अपथ्रस्ट। और जब ज्यादा वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, अपथ्रस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। अपथ्रस्ट कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। बट व्हेन पुश इनटू द वाटर विद इट्स माउथ टुवर्ड्स वाटर, और जब हम क्या करते हैं उसे उसका मुंह पानी की तरफ कर देते हैं, जहां पे पानी होता है उसी की तरफ कर देते हैं, तब क्या होता है उसका लेस वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम कैसा हो जाता है तब, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम बेटा जब लेस हो जाएगा तो क्या होगा, अपथ्रस्ट भी क्या लगेगा, फिर अपथ्रस्ट भी कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट अपथ्रस्ट इज लेस। तो अपथ्रस्ट जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे को ज्यादा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पर जब अपथ्रस्ट कम होगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ गया रीजन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 में क्या कर, 22 में बोला है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। तो क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला दिया हुआ है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला पहले तो याद रखना, डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है, हमें बात पता है, ये तो सही है सर, पता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप बताओ ऑर्डर में कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी उससे कम है, किसकी उससे कम है, ठीक है, इन पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले हमारे को डेंसिटी के लिए कुछ लॉज है, उन्हें याद हमें होने चाहिए। तो डेंसिटी का जो लॉ है वो क्या कहता है, डेंसिटी का लॉ क्या है बेटा, डेंसिटी कहती है, डेंसिटी का जो लॉ है वो कहता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी उसमें कितने पार्टिकल है उस पर डिपेंड करता है डेंसिटी। समझ आया बेटा। दूसरा क्या करता है डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू देयर साइज। और जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है डेंसिटी उस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल के साइज पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है उसके अट्रैक्टिव फोर्स पे। ठीक है, इन दोनों चीजों पर डेंसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को सबसे ज्यादा पता है एयर, हमें पता है कि जो एयर होगी उसमें क्या होंगे, सबसे ज्यादा पार्टिकल होंगे। किसमें होंगे, एयर में सबसे ज्यादा पार्टिकल होंगे। फिर जो चिमनी में से जो धुआं निकलता है उसमें होंगे पार्टिकल सबसे ज्यादा। चिमनी के बाद कॉटन में नंबर बहुत ज्यादा पार्टिकल होंगे, फिर पानी में, वाटर में, फिर हनी में होंगे, फिर चौक में, फिर आयरन में। तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम, ठीक है, डिसाइड करेंगे कि किसमें जितने पार्टिकल होंगे यानी उसकी डेंसिटी उस ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, चारों के बारे में पूछा हुआ। तो देखो बेटा सबसे पहले समझ लो, तो वेवलेंथ क्या होती है ऑफ साउंड वेव, द कंबाइंड लेंथ, कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन। यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये वेवलेंथ क्या है, लो है क्योंकि इसके अंदर गैप ज्यादा है। ये वेवलेंथ क्या है, हाई है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेव कितनी है, ज्यादा। तो यानी चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों से मिलकर क्या बनती है, दोनों से मिलकर क्या बनती है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन से क्या मिलती है, बनती है, दोनों से बनती है वेवलेंथ। बोला है ना, कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज नोन एज इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन।
नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर सेकेंड टाइम, यानी पर सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी एक सेकंड में कितनी बार क्या हो रहा है, वेवलेंथ अप और डाउन हो रही है, यानी रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन, और उसे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्या है, थर्ड है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने में या एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर हो गया, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हमेशा सेकंड से मेजर किया जाता है, सेकंड से नापा जाता है। समझ आया बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड वाला बनाने के लिए भी आ जाते हैं, तो तुम्हें पता भी होना चाहिए। ठीक है, देखो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। कैसे, क्योंकि देखो इसमें हाई और लो का कारण क्या है, देखो इसमें जो है ये ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, ये गैप में है। तो यानी देखो जहां पे फ्रीक्वेंसी पास पास होगी तो वो क्या होगी, वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, हाई। और जहां पे फ्रीक्वेंसी दूर दूर होगी वो क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी। यानी जब हम धीरे बोलेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी का डायग्राम ऐसा बनेगा जिसमें गैप हो ज्यादा होगा। हाई फ्रीक्वेंसी जब हम तेज बोलेंगे तो उसमें डायग्राम कैसा बनेगा, जिसमें क्या होंगे, पास पास होंगे। समझ आया बेटा ये बात या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला हुआ है, डज द इवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड अकर्स ओनली इन द फिक्स टेम्परेचर। क्या इवोपरेशन फिक्स टेम्परेचर पे होता है? नहीं, गलत है। इवोपरेशन जो है किसी भी लिक्विड का फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता, वो किसी भी, क्योंकि इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, मगर बॉइलिंग का लिए एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे वाटर का 100 डिग्री होता है, गोल्ड का 2300 डिग्री होता है, ऐसे सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मेटल्स का ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है। समझ आ गया। पर जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन कैन बी एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इवोपरेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन। 25 में बोला है, व्हाई डज अ क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल। जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं जब उनको बॉल की कैच होती है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों ले जाते हैं? तो उसका आंसर बेटा क्या है, देखो सिंपल, क्या करने के लिए ले जाते हैं वो, द प्लेयर प्लेयर क्या चाहता है, प्लेयर वांट टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो अपने हाथ को पीछे की तरफ इसलिए ले जाते हैं ताकि जो मोमेंटम है वो चेंज हो सके। यानी जब बॉल आई थी उसका शॉट बहुत तेज था, पर अगर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, उनका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ने से क्या होगा बेटा, जब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, मोमेंटम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लंबे समय तक थोड़ा और गैप ले तो मोमेंटम क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो सकता है, मोमेंटम जीरो भी हो सकता है। तो क्रिकेट जो प्लेयर होते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके हाथ पे चोट ना लगे और क्या हो, जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाए। और ये किस पे डिपेंड कर, ये किसका है, एप्लीकेशन किसका है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, प्लेयर हैज टू अप्लाई द स्मॉल फोर्स ऑन द बॉल। इससे प्लेयर को क्या करना पड़ेगा, बॉल पे स्मॉल फोर्स लगाने का। इन रिएक्शन द बॉल आल्सो अप्लाई लेस फोर्स एंड लेस फोर्स लगाएगी बॉल भी, एंड पाम ऑफ द प्लेयर आर नॉट इंजर्ड। तो ये जो एप्लीकेशन है किसका है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है ये एप्लीकेशन है। तो प्लेयर अपना हाथ पीछे की तरफ क्यों करता है, ताकि मोमेंटम कम लगे। और मोमेंटम का क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मोमेंटम के बारे में बताता है। क्लियर हो गया, समझ आया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। क्या है ये, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव फ्रॉम सरफेस। यानी किसी भी सरफेस से क्या होना, साउंड वेव का टकरा के वापस आना, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसे समझे तो हम एक्टिविटीज के हिसाब से समझ सकते हैं। ये क्या है, ये एक सरफेस है, तो क्या हुआ, सपोज यहां से हमने क्या करा, साउंड बोला कुछ, यानी यहां से घंटी बजी किसकी, घड़ी की, ये कोई रिंग है, रिंग बजी तो साउंड यहाँ टकराएगा। ये क्या होती है, नॉर्मल होती है, और साउंड ये टकराएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। तो पहले जाएगा और टकराएगा। तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। यानी साउंड एक बार जाएगा और फिर वापस आएगा, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लो क्या होता है,
द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। याद रखना, तो कई बार आपसे बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो इसमें होगा साउंड वेव का जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का। यानी जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ लाइट है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इंसिडेंट ऑफ साउंड है, यहाँ साउंड की बात चल रही है, तो याद रखना एंगल जो है कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा किसके, हमेशा इक्वल किसके होगा, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये क्या है, लॉ ऑफ साउंड है। दूसरा भी याद कर लो, दो होते हैं इसके, दूसरा है इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल, तीनों के में होते हैं सेम प्लेन पे होंगे तीनों। बेटा किस पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे तीनों ही, मतलब सेम लाइन पर होंगे, रिफ्लेक्टेड ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ, और ऑल लाइज इन, और सारे किस पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। कौन कौन सी किस की बात कर रहा है सेम प्लेन पे, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल, तीनों किस पे होंगे, सेम प्लेन पर होंगे। तो दो चीजें याद रखना, एक तो इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दूसरे किस पे होंगे, दोनों सेम प्लेन पे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 28 बोला है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के में क्या है कि जो आइसोटॉप्स के एलिमेंट है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो देख लो, डिफरेंस ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जब एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के उनमें क्या होता है आइसोटॉप, तो ईच एलिमेंट कैन हैव सेवरल आइसोटॉप्स, हर एलिमेंट में क्या होंगे, बहुत सारे आइसोटॉप्स हो सकते हैं। द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिफर फ्रॉम द आइसोटॉपिक मास, जो उनका वेट होता है वो आइसोटॉपिक मास के कारण क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्लियर है। और आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लीडिंग इन द डिफरेंट मास ऑफ नंबर, ये याद रखना है। आइसोटॉप वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में आएंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए।